ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। यह कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी और जल्द ही यह व्यापारिक दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन गई। सदियों तक इसने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर राज किया। इसके जहाज मसाले, रेशम, चाय और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर समुद्र पार करते थे। यह शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। इसके अधिकारी और व्यापारी भारत में भव्य इमारतें और किले बनवाने लगे, लेकिन यह शोषण और लालच का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय श्रमिकों का शोषण किया गया और उनके संसाधनों का दोहन हुआ। यह कहानी है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी एक साम्राज्य में बदल गई। व्यापारिक पोस्ट से लेकर औपनिवेशिक शासन तक इसने भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी बहुत पेचीदा है। इसके दस्तावेज और नक्शे इस जटिल इतिहास को दर्शाते हैं। यह साजिशों, युद्धों और राजनीतिक चालों से भरी है। कई युद्ध और राजनीतिक समझौते इस कंपनी के इतिहास का हिस्सा है। छोटी शुरुआत से यह भारत के विशाल हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए उठी। इसके सैनिक और अधिकारी भारत के विभिन्न हिस्सों में तैनात थे। भारत पर इसका प्रभाव निर्विवाद है, जिसने सदियों तक देश की नियति को आकार दिया। इसके शासन ने भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। साल था 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह को एक शाही दस्तावेज दिया। इस दस्तावेज ने उन्हें ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार पर एक अधिकार दिया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। उनका लक्ष्य सरल था, व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना। पहले कंपनी मसालों पर ध्यान केंद्रित करती थी। काली मिर्च, लौंग और जायफल यूरोप में बहुत मांग में थे। कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। उन्हें पुर्तगाली और डच व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम किया। उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। भारत अपनी विशाल संपत्ति के साथ इशारा कर रहा था। यह भूमि अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के साथ व्यापारियों और अन्वेषकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। यह जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखने का पहला कदम था। इस जीत ने उन्हें सूरत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत, जो उस समय एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, ने कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में अपने व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। इसने भारत के साथ उनके लंबे और जटिल रिश्ते की शुरुआत की और व्यापारिक चौकियां आईं। धीरे धीरे कंपनी ने अपने व्यापारिक मार्गों को विस्तारित किया और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मद्रास, जिसे बाद में चेन्नई के नाम से जाना गया, दक्षिण में एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को और भी मजबूत किया और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ किया। बॉम्बे, एक रणनीतिक बंदरगाह शहर, एक शाही दहेज के हिस्से के रूप में हासिल किया गया था। बॉम्बे ने कंपनी को पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, जिससे वे अपने व्यापारिक मार्गों को और भी विस्तारित कर सके। और हुगली नदी के तट पर कलकत्ता पूर्व में एक हलचल भरे केंद्र के रूप में उभरा। कलकत्ता ने कंपनी को पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रदान किया, जिससे वे बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सके। इस प्रकार भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिन व्यापार पर केंद्रित थे। उन्होंने कपड़ा, मसाले और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार किया। उन्होंने जटिल मुगल साम्राज्य को नेविगेट किया, सम्राटों से व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त किए। धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। हालांकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। जैसे जैसे साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों को आगे बढ़ाने का अवसर देखा। उन्होंने स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अलग अलग पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ खेलना। भाग 5, बंगाल की लड़ाइयां। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश प्रभाव को भी मजबूत किया। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया।
जिसने उन्हें भारतीय शासकों के बीच एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। क्लाइव की रणनीति और नवाब की सेना में विश्वासघात ने इस जीत को संभव बनाया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जो एक धनी और आबादी वाला क्षेत्र था। बंगाल की संपत्ति और संसाधनों ने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत किया और उन्हें अपने सैन्य अभियानों को और अधिक आक्रामक बनाने की क्षमता दी। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जो एक धनी और आबादी वाला क्षेत्र था। बंगाल की उपजाऊ भूमि और समृद्ध व्यापारिक केंद्रों ने कंपनी को अपार धन और संसाधन प्रदान किए। इसने सत्ता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई थी। इसने सत्ता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और स्थानीय शासकों पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के साथ गठजोड़ किया और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का उपयोग किया। 1764 में बक्सर में एक और निर्णायक जीत मिली। बक्सर की लड़ाई ने कंपनी की सैन्य शक्ति को और भी मजबूत किया और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में एक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध में कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं को हराया, जिससे उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। कंपनी की जीत ने बंगाल में उसके प्रभुत्व को मजबूत किया। बक्सर की जीत के बाद कंपनी ने बंगाल के प्रशासन और राजस्व संग्रह पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उन्होंने स्थानीय शासकों को अपने अधीन कर लिया और अपने प्रशासनिक ढांचे को और भी मजबूत किया। अब उन्होंने क्षेत्र के राजस्व को नियंत्रित किया, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया। कंपनी ने बंगाल की संपत्ति का उपयोग अपने सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए किया। उन्होंने भारतीय किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक व्यापारिक इकाई से एक सैन्य शक्ति में कंपनी का परिवर्तन अच्छी तरह से चल रहा था। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत सैन्य बल का निर्माण किया और भारतीय उपमहाद्वीप में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आक्रामक नीतियों को अपनाया। इस प्रकार बंगाल की लड़ाइयां न केवल क्षेत्रीय संघर्ष थीं, बल्कि उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। भाग 6, व्यापारियों से शासकों तक। सैन्य जीत के साथ राजनीतिक शक्ति आई। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। उन्होंने कर वसूले, न्याय किया और सेनाएं खड़ी की। उनका प्रशासन सुधारों और शोषण दोनों से चिह्नित था। कंपनी ने एक जटिल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उन्होंने अपने क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए राज्यपालों और अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्होंने अंग्रेजी कानून और शिक्षा की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने अपने लाभ के लिए भारत के संसाधनों का भी शोषण किया। उनकी नीतियों के कारण अक्सर अकाल और आर्थिक कठिनाई होती थी। भाग 7, 1855 का विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया। जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीयों ने उत्पीड़ित और शोषित महसूस किया। 1854 में कंपनी के सिपाही सैनिकों के बीच विद्रोह छिड़ गया। इसका तात्कालिक कारण विवादास्पद राइफल कारतूसों की शुरुआत थी। विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, तेजी से फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जैसे नेता प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे। विद्रोह ने कंपनी के शासन की नींव हिला दी। भाग 8, एक युग का अंत। 1855 के विद्रोह के गंभीर परिणाम हुए। ब्रिटिश सरकार ने सीधे हस्तक्षेप किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण कर लिया। 1851 में कंपनी को भंग कर दिया गया था और इसके क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के अधीन रखा गया था। महारानी विक्टोरिया ने 1857 में एक घोषणा जारी की। उन्होंने भारतीय राजकुमारों के अधिकारों का सम्मान करने और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने का वादा किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय ब्रिटिश राज शुरू हुआ। भाग 9, कंपनी की विरासत। ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत जटिल और विवादित है। इसने आधुनिक भारत को आकार देने में अच्छे या बुरे के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसने प्रशासनिक व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक आदान प्रदान की विरासत छोड़ी, लेकिन इसने शोषण, आर्थिक निकासी और राजनीतिक अधीनता की विरासत भी छोड़ी है। हालांकि कंपनी के शासन ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव, राष्ट्रवादी प्रेस का उदय और शिक्षा का विकास, इन सभी ने भारतीय पहचान की बढ़ती भावना में योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम आकार लेने लगा।